इस व्याख्यान में हम बात करेंगे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। किसी भी कराधान कानून के तहत अर्थव्यवस्था में कर अनुपालन सुनिश्चित करने वाले करदाताओं की पहचान के लिए पंजीकरण सबसे बुनियादी आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से कर एकत्र कर सकता है और न ही उसके द्वारा चुकाए गए कर के किसी जमा का दावा कर सकता है। यदि कोई भी व्यापारी जीएसटी के लिए दायी है तो उसे अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी ने पुराने अधिनियमों में अपना पंजीयन करवा रखा था तो वह अब मान्य नहीं होगा, उसे नए सिरे से अपना पंजीयन कराना होगा। सरकार जीएसटी लागू करके न केवल अप्रत्यक्ष कर बल्कि प्रत्यक्ष कर यानी आयकर की वसूली भी बढ़ाना चाहती है। इसीलिए जीएसटी के पंजीकरण में पैन नंबर की विशेष भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति पैन की सहायता से घर बैठे कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस प्रकार से पूर्व के अधिनियमों की तुलना में जीएसटी में पंजीकरण करवाना बहुत सरल है। माल या वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत व्यवसाय को पंजीकरण करवाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होती है। नंबर 2, माल या सेवाओं में लगे हुए इनपुट कर का सही तरीके से लेखांकन करना ताकि उसे देय जीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके। नंबर 3, अपने ग्राहकों से कानूनी तौर पर टैक्स एकत्र करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर पंजीकृत ग्राहकों या प्राप्तकर्ताओं को देय करों का क्रेडिट लेने के लिए अधिकृत करना है। जीएसटी कानूनों के तहत प्रदान किए गए कई अन्य लाभों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाने योग्य हो जाते हैं। जीएसटी पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से जीएसटी एकत्र कर सकता है और न ही उसके द्वारा चुकाए गए जीएसटी के किसी भी इनपुट का क्रेडिट ले सकता है। पंजीकरण संबंधी विभिन्न प्रावधान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम सीजीएसटी एक्ट की धारा 22 से 30 में वर्णित है। अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर नियम सीजीएसटी रूल्स भी बनाए गए हैं। इनमें नियम 8 से नियम 26 तक में पंजीकरण संबंधी नियमों की व्याख्या की गई है। इन सभी धाराओं एवं नियमों को हम इस व्याख्यान में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इस एक्ट के तहत कौन कौन व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी है। प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है, क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 107 में भी कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कर योग्य व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अंतर्गत पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए दायी है। पंजीकरण के लिए जो व्यक्ति दायी होते हैं या जिन व्यक्तियों के लिए पंजीकरण आवश्यक है
वो इस प्रकार है। नंबर 1, वह पूर्तिकर्ता सप्लायर जिसका कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक है। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आपूर्तिकर्ता विशेष वर्ग के राज्यों से भिन्न ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करवाने के लिए दायी होगा जहां वह माल या सेवाओं या दोनों की कर योग्य पूर्ति करता है और किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल आवर्त यानी टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है। 1 अप्रैल 2019 से वे व्यापारी जो केवल माल की आपूर्ति करते हैं यानी सेवाओं की आपूर्ति बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के राज्यों में से किसी राज्य में माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है और उसका कुल टर्नओवर 10 लाख रुपए से अधिक है तो वह उस विशेष वर्ग के राज्य में पंजीकरण करवाने हेतु दायी होगा। परंतु सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य के निवेदन करने पर सरकार उस राज्य के लिए कुल आवर्त की सीमा बढ़ा सकती है, परंतु 20 लाख रुपए से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। छोटे उपक्रमों को जीएसटी के पंजीकरण से मुक्ति। किसी भी कर अधिनियम में सामान्यतः यह प्रावधान होता है कि एक न्यूनतम सीमा तक कर न लगाया जाए जिससे बहुत छोटे स्तर के व्यापारी कर के लिए दायी न हो, अर्थात छोटे स्तर पर काम करने वालों पर कर का भार न हो। यह प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित है क्योंकि छोटे स्तर पर काम करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं और उनकी कर की राशि बहुत ही कम होती है और उनसे कर संग्रह में कर संग्रहण की लागत अधिक लगेगी और उसकी तुलना में कर का संग्रह बहुत कम होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे छोटे व्यक्तियों द्वारा कर से संबंधित लेखांकन रखना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है जो उनके छोटे व्यापार के लिए अधिक लागत का कार्य कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कर मुक्त सीमा में है तो उसे पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। यहाँ सीमा का अर्थ 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए जैसा भी मामला हो। कर मुक्त संबंधी प्रावधानों को अब हम एक सारांश रूप में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन विशिष्ट राज्यों में व्यापार करते हैं और वे इंटर स्टेट सेल अंतर्राज्यीय व्यापार में संलग्न हैं तथा जो दोनों माल और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के एग्रीगेट टर्नओवर होने पर किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अन्य शब्दों में 10 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर उन्हें पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अंतर्राज्यीय व्यापार में लगे हुए हैं और जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों से आते हैं तथा माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपए है, जिससे अधिक होने पर उन्हें पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार इन दोनों श्रेणियों के राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी अदर देन पौंडीचेरी को छोड़कर सच एज अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली,
दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। दिल्ली को क्योंकि संपूर्ण राज्य नहीं माना जाता, जो केवल माल की आपूर्ति में लगे हुए हैं, अर्थात जो सेवाओं की आपूर्ति नहीं करते हैं, उनके लिए यह सीमा 40 लाख रुपए होगी। इसी प्रकार जो व्यापारी आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको उत्पाद की आपूर्ति में लगे हुए हैं और जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करते हैं, उनके लिए यह सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इन चारों श्रेणियों को छोड़ देने के पश्चात वे सभी शेष रहे व्यापारी जो माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति करते हैं, परंतु जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़कर शेष राज्य है एवं केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए यह सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। हम इन प्रावधानों में बार बार एग्रीगेट टर्नओवर, कुल आवृत्ति की बात कर रहे हैं। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस अधिनियम में कुल आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। कुल आवृत्ति धारा 2 उपधारा 6 में परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार कुल आवृत्ति में जो राशियां जोड़ी जाएगी वे है सभी कर योग्य आपूर्तियां उस आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर रिवर्स टैक्स मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर कर दे हो। यदि माल, सेवा अथवा दोनों की पूर्ति एक अपंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को की जाती है तो ऐसी आवक पूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा चुकाया गया कर विपरीत प्रभार, रिवर्स चार्ज कहलाता है। नंबर 2, कर मुक्त पूर्ति, माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात, ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय आपूर्ति जो एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो तथा जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में, कुल आवृत्ति में करों को सम्मिलित नहीं किया जाता। वे कर जिन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा इस प्रकार है: केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST, राज्य माल एवं सेवा कर SGST, संघ राज्य माल एवं सेवा कर यूनियन टेरिटरी GST, एकीकृत कर इंटीग्रेटेड और IGST, उपकर सेस। स्पष्टीकरण नंबर 1, यदि व्यक्ति को किसी जमा, अग्रिम या दिए गए ऋण पर ब्याज या बट्टे से आय होती है तो इसे कुल आवृत्ति में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ ब्याज की आय से तात्पर्य व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त ब्याज से है, अतः बैंक की स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज को कुल आवृत्ति में शामिल किया जाएगा, परंतु ऋण पर चुकाया गया ब्याज सेवा की आपूर्ति है, अतः इसे कुल आवृत्ति में सम्मिलित किया जाएगा, यद्यपि ब्याज एक कर मुक्त सेवा है। अनुसूची 3 में कर्मचारियों द्वारा सेवा, संसद एवं अन्य निकायों की सेवा, अंतिम संस्कार की सेवाएं, भूमि एवं भवन की बिक्री तथा लॉटरी, जुए आदि की सेवाओं को न तो माल की आपूर्ति माना जाता है और न ही सेवाओं की आपूर्ति, अतः इन्हें
कुल आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस कानून के लागू होने से पूर्व में पंजीकृत व्यक्तियों के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जो जीएसटी कानून लागू होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन पूर्व में प्रचलित किसी भी अधिनियम के अधीन लाइसेंस रखता था, तो उसे जीएसटी अधिनियम प्रारंभ होते ही पुनः अपना इस अधिनियम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को व्यवसाय हस्तांतरण अथवा उत्तराधिकार में मिला है, जब कभी इस अधिनियम में पंजीकृत कारोबार किसी अन्य व्यक्ति को चालू संस्था के रूप में उत्तराधिकार या अन्य रूप में हस्तांतरित किया जाएगा, तो जिसे कारोबार का हस्तांतरण किया गया है उसे हस्तांतरण की तारीख को पुनः पंजीयन करवाना होगा। कंपनियों के विलय की दशा में किसी योजना की मंजूरी या कंपनी के समामिलन की दशा में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में दो या दो से अधिक कंपनियों के विलय के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निगमन का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। स्पष्टीकरण। कुल आवर्त में कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति सम्मिलित होगी, चाहे वह उसके अपने लेखी के रूप में हो या उसके मालिकों की ओर से हो। नंबर 2, स्पष्टीकरण नंबर 2, मालिकों के लिए जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा जॉब पूर्ण करने के पश्चात की गई पूर्ति मालिक के कुल आवर्त में शामिल होगी। इसे जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई पूर्ति नहीं मानेंगे।